हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन के अंदर जो सेलेक्टिविटी होती है प्रोडक्ट्स की, उसके बारे में पढ़ा था कि उत्पादों की जो मात्रा एवं अनुपात को निम्न प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने इसका परसेंटेज निकाला था कि अगर प्रोपेन है, अगर वो 1 क्लोरोप्रोपेन बनाती है तो कितना 44% अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और 2 क्लोरोप्रोपेन कितना बनता है 56% अमाउंट के अंदर। अतः अगर अपन प्रोपेन के क्लोरीनीकरण से 1 क्लोरोप्रोपेन तथा 2 क्लोरोप्रोपेन कर्मों से 44% और 56% मात्रा में बनते हैं। इस प्रकार आइसोब्यूटेन में 9 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु हैं तथा एक क्या है तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु एक होने पर भी तृतीय परमाणु ब्यूटिल क्लोराइड कितना 36% के अंदर बना है। अब देखिए 1 डिग्री तो कितने हैं यहाँ पर 9 है, जबकि 3 डिग्री कितने बन रखे हैं यहाँ पर केवल एक है। ठीक है, तो 3 डिग्री एक होने अकेला होने पर भी यहाँ पर कितना 36% बना रहा है, जबकि बाकी का 9 हाइड्रोजन होने पर भी वो केवल और केवल कितने 74% 64% अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। इसका कारण है कि तथ्य ब्यूटिल मुक्त मूल्य की संक्रियण ऊर्जा का मान आइसोब्यूटिल मुक्त मूल्य की ऊर्जा से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो 3 डिग्री अपन हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। और अपन को ये भी पता है कि अगर अपन हाइड्रोजन के सीरीज देखें तो 3 डिग्री होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से जो 3 डिग्री है अकेला ही 36 के अंदर कैपेबल होता है अमाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर दो तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है TS2 एंड TS3। ठीक है, एक तो होती है 1 डिग्री की, एक होती है 3 डिग्री की। TS2 यहाँ पर है किसकी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का। मतलब ये होता है 1 डिग्री कार्बन का, ये होता है 3 डिग्री कार्बन का। तो अपन देख सकते हैं TS2 जो है 3 डिग्री का, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है। ठीक है, तो ये इजिली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है ज़्यादा होती है। अतः ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एल्केन का ब्रोमीनीकरण अर्थात ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, कि एल्केन का ब्रोमीनीकरण क्लोरीनीकरण की तुलना में धीमी गति से होता है। जब आइसोब्यूटेन का ब्रोमीनीकरण किया जाता है तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की तुलना में अधिक मात्रा में बनता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब अपन आइसोब्यूटेन का जब ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो क्या होता है तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की तुलना में अधिक मात्रा में बनता है, क्योंकि अभिक्रिया की जो दर है धीमी गति होने से संक्रमण अवस्था में मुक्त मूलक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और एल्केन के 3 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या होता है 1 डिग्री से अधिक होता है, तथा ब्रोमीन का अभिक्रिया में 3 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता 1 डिग्री हाइड्रोजन की तुलना में 1600 गुना अधिक होती है। अतः आइसोब्यूटेन के ब्रोमीनीकरण में तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड का मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। यहाँ उत्पादों की प्रतिशत मात्रा को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि इसमें दे रखा है। देखिए कि एन ब्यूटिल है, ठीक है, एक और एक है तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अगर अपन ये एन ब्यूटिल में कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, ठीक है, अपॉन तृतीय ब्यूटिल में 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इंटू 1 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता अपॉन 3 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता। हम यहाँ पर एन ब्यूटिल के अंदर अगर अपन देखें, ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने 9, जबकि 3 डिग्री हाइड्रोजन केवल अकेला है। अगर अपन इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी कितनी 1, और इसकी अभिक्रियाशीलता की मान कितना है 1600। इसका अकेला का 1600 और इसके 9 का केवल 1 है। ठीक है, तो कितना होगा 9 अपॉन 1600। ठीक है, तो अगर अपन इसके यहाँ उत्पादों का अनुपात देखें तो कितना 9 अनुपात 1600। इन उत्पादों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं तो क्या होता है कि आइसोब्यूटिल में ब्रोमाइड की प्रतिशत मात्रा अगर अपन देखें, ठीक है, तो कितनी है यहाँ पर 0.6% 1 डिग्री की। मतलब आइसोब्यूटिल की कितनी है 0.6% है, जबकि मेजर अमाउंट के अंदर कौन सा बनेगा तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड बनता है, कितना है 99.4% है। इसी प्रकार प्रोपेन के ब्रोमीनीकरण 1 ब्रोमोप्रोपेन 3% तथा 2 ब्रोमोप्रोपेन कितना बनता है 97% प्राप्त होता है। अतः ब्रोमीन परमाणु की वर्ण क्षमता अर्थात सेलेक्टिविटी क्लोरीन परमाणु की वर्ण क्षमता से क्या होती है अधिक होती है। अर्थात क्रियाशीलता कम होने पर वर्णशीलता बढ़ती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है, तो सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन
स्लो हो रही है तो क्या करेगी, ईजिली अपने अनुसार वो सेलेक्ट कर सकती है, तो उसकी सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है तो सेलेक्टिविटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अतः आइसोब्यूटेन में प्राथमिक व तृतीयक हाइड्रोजन का अनुपात 9:1 होने पर भी आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड व तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड की प्राप्त मात्राएं क्रमशः 1% और 9% तक होती हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें ग्राफ में दे रखा है। ठीक है, इस आरेख से स्पष्ट है कि दोनों संक्रमण प्रावस्थाएं अभिकारक CH3 का CH प्लस Br के समान है, तो दोनों प्रकार के CH प्राथमिक और तृतीय के टूटने के अभिक्रिया के दर पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तृतीय मुक्त मूल्य की ऊर्जा कम होती है जिससे उसका मान बढ़ जाता है तथा बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तृतीय मुक्त मूल्य अर्थात 3 डिग्री जो कि एनर्जी होती है कम होती है जिससे इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तथा बनने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि तृतीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता अधिक है। इसकी कारण इस 9 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में एक तृतीय हाइड्रोजन परमाणु होते हुए भी तृतीय उत्पाद प्राथमिक उत्पाद का आधार बन जाता है। इस आरेख से स्पष्ट है कि 1 डिग्री और 3 डिग्री मूलकों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। अभी अपने को पता है तथा दोनों की स्थिति ऊर्जाओं में भी अधिक अंतर होता है। तो दोनों मूलकों के बनने की संक्रमण अवस्थाएं भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अतः CH बंध टूटने की दर भिन्न भिन्न होगी। अतः दोनों अभिक्रियाओं की दर भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अतः अभिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है साइक्लो एल्केन। एल्केन पीछे अब कंप्लीट होता है। अगला अपना टॉपिक है साइक्लो एल्केन कि वे चक्रीय यौगिक जिसमें क्या होता है, एलिफेटिक यौगिकों के गुण उपस्थित हो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन एलिफेटिक यौगिक के गुण उपस्थित हो वे क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है, कंपाउंड कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। यदि एल्केनों के सिरे सिरे या छोर पर कार्बन आपस में जोड़ दिए जाए तो दो हाइड्रोजन परमाणु कम दिए हो तो एक वलय बनती है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों का साइक्लोएल्केन या साइक्लोक्लोरोपेराफिन कहा जाता है। अपन देखें कि नॉर्मल जो एल्केन कंपाउंड है, अगर आप उनसे साइक्लोएल्केन बनाना चाहते हैं उसके अंदर क्या होगी, 2 हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। जैसा कि एन ब्यूटेन दे रखा है, अगर इसमें से मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूँ, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। उसी प्रकार मैं एन पेंटेन की बात करूँ, एन पेंटेन के अंदर में एक हाइड्रोजन यहाँ से और दूसरा यहाँ से रिमूव कर दे तो उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एन पेंटेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अतः नामकरण और वर्गीकरण कैसा होता है इसका, अपन देखते हैं साइक्लोएल्केन का कि चक्रीय एल्केन मेथिलीन। ठीक है, इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं, अतः रूढ़ पद्धति में इन्हें पॉलीमेथिलीन भी कहते हैं। यौगिक में उपस्थित मेथिलीन इकाइयों की संख्या के आधार पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा पूर्व लग्नों के लगाकर नाम दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें रूट नाम दे रखा है इसका ट्राईमेथिलीन। ठीक है, आईयूपीएसी इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन नाम है। ठीक है, वहीं अगर अपन देखें टेट्रामेथिलीन तो इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। और इसका है हेक्सामेथिलीन तो उसका नाम क्या है, हेक्सा साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, आईयूपीएसी पद्धति में इन यौगिकों को साइक्लोएल्केन कहा जाता है। ठीक है, नाम देते समय वलय में कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन के तरह नाम देकर साइक्लो पूर्व लग्न लगाया जाता है। यदि कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उसे साइक्लोएल्केन पूर्व में लिखा जाता है और वलय के कार्बन परमाणु को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि प्रतिस्थापी कार्बन को कम से कम संख्या मिले और नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला समूह लिखा जाता है। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल रूल को भी फॉलो करता है साथ साथ में ये। जैसा कि अपन इसमें देखते हैं कि 2 इसमें दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक में मैथ दे रखा है, एक में मैथिल ग्रुप है। ठीक है, अब एक में दूसरे में मैथिल और एथिल दोनों प्रोजेक्ट है। तो अपन यहाँ पर 2 एथिल 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन नाम देंगे और इसको देंगे 1,2 डाई मेथिल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, जैसे वलय में उपस्थित कार्बन की संख्या n के आधार पर साइक्लोएल्केनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कि अगर कितने एक वलय के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है। निम्न वलय वाले साइक्लोएल्केन की बात करें तो स्मॉल रिंग होती है, इसमें n बराबर 3 और 4 की मत n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, रिंग के अंदर कितने कार्बन है। सामान्य वलय की बात करें तो कितनी है, 5 से 7 वलय। मध्यम वलय की बात करें तो कितनी है, 8 से 11। और ज़्यादा ही बड़ी दीर्घ वलय लार्ज रिंग की बात करें तो जो 12 से ज़्यादा
अगर किसी रिंग के अंदर कार्बन परमाणु प्रेजेंट है तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है साइक्लोएल्केन बनाने की विधियाँ। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन बनाने की प्रमुख विधियाँ निम्न प्रकार है। पहली है फ्राइंड अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? फ्राइंड अभिक्रिया। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में अल्फा गामा डाई हेलाइड अर्थात डाई हेलाइड जिनमें हेलोजन सीमांत कार्बन पर लगे हो को सोडियम मैग्नीशियम जिंक के साथ गर्म करते हैं तो साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हेलाइड के अंदर देखिए कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हेलोजन परमाणु है वो बॉर्डर पर होते हैं, जैसे कि ये दे रखा है Br का। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन में Zn Mg या Na से करवाऊँ, ठीक है, तब इसके अंदर क्या होगा, ये जो Zn है इन दोनों Br को लेकर के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिससे कि इन दोनों CH के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है और ये साइक्लोएल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ n बराबर यदि 1 है, ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है, साइक्लोप्रोपेन बनता है और ZnBr2 बाहर निकलता है। उसी प्रकार है विस्लीसेनुस अभिक्रिया। जब डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरिलियम लवणों का उच्च ताप पर शुष्क आसवन किया जाता है तो चक्रीय कीटोन प्राप्त होते हैं जिनका कैलिमेंशन अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम एडिपेट है, अगर मैं इसकी शुष्क आसवन अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड करूँ, शुष्क आसवन विधि द्वारा इसका अगर मैं करूँ तो क्या बनता है, साइक्लोपेंटेनोन अर्थात एल्केन के केटोन के अंदर कन्वर्ट हुआ। जब मैं ZnMg 4 इसका अपचयन करवाता हूँ किसके अंदर, पेंटेन के अंदर अर्थात एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यह विधि केवल 5 या 6 सदस्यीय वलय के लिए वाली एल साइक्लोएल्केन की उपयुक्त की जाती है। मतलब अगर अपने को 5 या 6 सदस्यीय वलय वाले अगर साइक्लोएल्केन बनानी है तो ये विधि ज़्यादा उपयुक्त रहती है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर 5 या 6 सदस्यीय वलय से ज़्यादा अगर अपने को साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कराना है तो ये विधि उसमें काम नहीं आती है। इसके आगे की जो विधि है पर्किंग विधि। ठीक है, पर्किंग विधि के द्वारा साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।